नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम IAS एकेडमी में। हमने अपने पिछली वीडियोस में गजनवी वंश के इतिहास को काफी डिटेल से देखा है। हमने देखा कि कैसे गजनवी ने भारतीय साम्राज्यों पर आक्रमण किए, कैसे उसने भारतीय संपत्ति को लूटा, वह सारा कुछ विवरण हम देख चुके हैं। हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी कि कैसे उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और वह सारा धन लेके वह किस तरह से ईरान के क्षेत्र में वापस चला गया था। तो वह सारा कुछ विवरण हम देख चुके हैं। एक दूसरा वंश आज हम देखेंगे जिसका नाम है गौरी वंश। बहुत सारे लोगों को इनमें कंफ्यूजन होता है कि जो महमूद गजनवी था और जो मोहम्मद गौरी था, इन दोनों में क्या अंतर है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों के मध्य किस तरह का अंतर है। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी का उदय किस प्रकार से होता है, कैसे मध्य एशिया में राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, वह सारा विवरण हम देखेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं गौरी वंश के इतिहास को। जब हम इनका क्षेत्र देखते हैं तो मध्य एशिया का पूरा क्षेत्र और भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर और खास करके जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वहां पर इनका शासन क्षेत्र हमको दिखता है। समझते हैं कि कैसे मध्य एशिया में जो गजनवी वंश था उसका पतन होता है और कैसे गौरी वंश का उदय होता है। तो जब हम देखते हैं इनका घटनाक्रम और इनकी सामाजिक व्यवस्था, तब हम देखते हैं कि जो महमूद था या जो महमूद गजनवी था वह भारत में एक लुटेरा बनकर आया था। उसने भारत में बहुत सारी संपत्तियों को लूटा था, लेकिन एक सक्षम शासक वह नहीं बन पाया था। संपत्ति को लूटना अलग बात है, साम्राज्य का विस्तार करना अलग बात है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित कर पाना वह अलग बात है। तो वह कमी दिखती है इस महमूद गजनवी में। वह अपने क्षेत्र में एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाता है और उसका एक प्रमुख कारण हमको दिखता है कि कोई ऐसी संस्थागत व्यवस्था वह नहीं बना पाता है। जब भी आप बड़े साम्राज्य देखेंगे तो उन साम्राज्यों में आप संस्थागत व्यवस्था देखेंगे, जैसे जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें आपको बहुत सारे अधिकारी मिलेंगे, क्रम मिलेगा एक आपको कि किस अधिकारी का क्या काम है। जो सैन्य व्यवस्था होगी वह भी आपको सुदृढ़ रूप से मिलेगी। जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है वह टैक्स कलेक्शन का सिस्टम भी काफी अच्छा होगा। तो एक संस्थागत व्यवस्था बनाई जाएगी जब भी कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित होगा, या किसी बड़े साम्राज्य के पीछे एक संस्थागत व्यवस्था का होना एक अनिवार्य शर्त है। तो महमूद गजनवी अपने क्षेत्र में ऐसी कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं बना पाता है। भारत से वह अपार संपत्ति लूटकर ले जाता है, लेकिन उससे किसी व्यवस्था को वह जन्म नहीं दे पाता है। इसके कारण हम देखते हैं कि जो गजनी का क्षेत्र है वहां पर वह एक शासक के रूप में तो हमको दिखता है, लेकिन उसके अलावा जितने भी क्षेत्र थे वहां पर एक अत्याचारी शासक के रूप में मिलता है। क्योंकि जैसे भारत की चर्चा करें तो भारत में भी वह एक लुटेरा के रूप में देखा जाता है। भारतीय मंदिरों को उसने लूटा था। इसी तरह से जो गजनी के बाहर के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी वह एक अत्याचारी शासक बना रहता है, क्योंकि अपने साम्राज्य का वह विस्तार करना चाहता है। इसके कारण जो अन्य शासक हैं उनसे लगातार इसकी प्रतिद्वंदिता चलती रहती है, लगातार युद्ध होते रहते हैं। तो इस कारण से यह एक अत्याचारी शासक के रूप में दिखता है। जब हम बात करते हैं गजनी के बाहर, जो गजनवी का इतिहासकार है कुतुबी, वह इसके विषय में काफी डिटेल से बताता है। यह बताता है कि जो इसकी शासन व्यवस्था थी वह कर वसूलने की एक व्यवस्था मात्र थी, अर्थात राजा के पास कितना धन पहुंचे सिर्फ इस बात पे ज्यादा फोकस किया जाता था। इसी क्रम में यह मंदिरों को भी लूटता था कि ज्यादा से ज्यादा धन इसके पास पहुंच जाए। तो वह कहते हैं कि कर वसूलने के अलावा इसकी शासन व्यवस्था कुछ भी नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप बिना किसी रचनात्मक उपाय के राजस्व के नए स्रोतों को इजाद करने का प्रयास किया जाता था। यह बार बार कोशिश की जाती थी कि वह कौन से तरीके हों जिससे ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूला जाए, लेकिन यह कभी कोशिश नहीं करता था कि ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे जो राजस्व उत्पादन है वह बढ़े, राज्य का लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के साधन हो। इस बात पर वह कभी फोकस नहीं करता था। उसका लक्ष्य होता था कि वह ज्यादा से ज्यादा संपत्ति का सृजन करे और उस संपत्ति को अपने अधिकार क्षेत्र में लाए। इसके कारण धीरे धीरे जो खुरासन क्षेत्र था वहां की जनता अत्यंत गरीब हो जाती है, और जब गरीबी होगी तो आप ध्यान देंगे कि जो विद्रोह की स्थिति है वह उत्पन्न हो, उसकी पूरी व्यवस्था या उसका पूरा आधार बनता है महमूद गजनी के क्षेत्र में। जो ईरान का उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, मध्य एशिया का क्षेत्र है और जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ तक की शासन व्यवस्था वह संभाल रहा था। एक प्रमुख क्षेत्र मिलता है हमको घुर, और घुर कहाँ है? अफगानिस्तान में। इस क्षेत्र की चर्चा हमने कई बार की। यह जो आपका घुर क्षेत्र है यह लौह उत्पादन के लिए काफी फेमस है। उसके साथ साथ जो घोड़ा है
वह भी यहाँ उन्नत किस्म का मिलता है। तो दो चीजों के लिए यह फेमस है। कौन सा क्षेत्र? घुर का क्षेत्र। लेकिन जो कृषि व्यवस्था है वह उतनी उन्नत नहीं है, जो पशुपालन है वह उतना अच्छा नहीं है। तो इस कारण से यहाँ के लोग हो जाते हैं गरीब, क्योंकि लौह उत्पादन के लिए और अच्छे घोड़ों के निर्यात के लिए यहाँ पर एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था का होना अनिवार्य है। उत्पादन तभी बढ़ेगा जब एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था हो और एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था हो। उत्पादन के विभिन्न साधनों को उत्पन्न किया जाए और उनका ठीक से रख रखाव किया जाए, तभी उत्पादन बढ़ता है। लेकिन यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? महमूद गजनवी के अंदर इस क्षेत्र को लूटा जा रहा है और केवल इसे धन अर्जन का एक स्रोत मात्र समझा जा रहा है। तो इसके कारण से यहाँ पर होगा गौरियों का उदय। जो घुर क्षेत्र है, यहीं पर 12वीं शताब्दी में गौरी साम्राज्य का उदय होता है। पूरे घटनाक्रम को हम ठीक से समझते हैं। जो यह आपका घुर का क्षेत्र है, यह अफगानिस्तान के क्षेत्र में है, कम विकसित क्षेत्र था। और जो आपकी हेरात नदी है, या जिसे हरी नदी के नाम से भी जाना जाता है, उसी की घाटी में गजनी के पश्चिम और हेरात के पूर्व में यह स्थित था। यह एक पहाड़ी क्षेत्र था, इसलिए जो मुख्य व्यवसाय था वह क्या था? अधिकतर पशुपालन, और साथ साथ यहाँ के लोग कृषि भी किया करते थे। यह जो घुर का क्षेत्र था, यह मुस्लिम रियासतों से घिरा हुआ क्षेत्र था। और जो घुर था वह स्वयं में क्या था? बुत परस्त, अर्थात यहाँ के लोग मूर्ति पूजक थे। तो मूर्ति पूजक एक समाज था और उसके आसपास मुस्लिम रियायतें थीं जिनका इस्लामीकरण हो चुका था। इसी के कारण 10वीं शताब्दी के अंत और 11वीं शताब्दी की शुरुआत में गजनियों ने इन क्षेत्र पर हमला किया और इनका भी इस्लामीकरण करवा दिया। पहले यह मूर्ति पूजक समाज से थे, बुत परस्ती को यह अपनाते थे, लेकिन गजनी जैसे अपनी धार्मिक व्यवस्था को फैला रहे थे, या हम कहें इस्लामीकरण का विस्तार कर रहे थे। उसी क्रम में इन्होंने इस क्षेत्र पर भी हमला किया और यहाँ के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। जो आपके गौरी शासक थे, इनको कहा जाता था कंस बनिद। यह एक छोटे स्तर के पशुपालक मुखिया थे, क्योंकि वहां पर पशुपालन व्यवस्था और कृषि व्यवस्था का ही प्रसार ज्यादा था। यही मुख्य साधन था लोगों की आय का, लोगों की जीविका का। तो इनको कहा जा रहा है क्या? कंसबनिद। इन्हीं मुखियाओं में एक मुखिया हमको मिलता है अलाउद्दीन हुसैन शाह। यह शासन व्यवस्था को या एक मुखिया की व्यवस्था को संभाल रहा था। इसने विद्रोह कर दिया बाद में, और विद्रोह के समय जो राजा था उसका क्या नाम था? संजर। तो सेल्जुकिड राजा था संजर, उसके खिलाफ इसने विद्रोह कर दिया और इसने कोशिश की कि जो हेरात का क्षेत्र है वहां पर एक सर्वोच्च प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करे। तो हेरात के क्षेत्र में 12वीं शताब्दी के आसपास यह व्यक्ति कोशिश कर रहा था कि अपनी प्रशासनिक व्यवस्था यह स्थापित कर दे। इसके कारण जो गजनवी साम्राज्य के लोग थे, उन्होंने इसे एक खतरा महसूस किया। उन्होंने यह समझा कि यह एक नया वंश उभर रहा है जो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो वह उनके लिए एक खतरा था, और इसी के कारण जो अलाउद्दीन हुसैन शाह हैं, इन्होंने विद्रोह किया था। उनके भाई को कैद कर लिया गया और उसके बाद उन्हें जहर देकर मार दिया गया। यह घटना अलाउद्दीन हुसैन शाह के लिए बहुत कष्टदायक थी और उसने इसका बदला लेने का फैसला किया। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने जो गजनवी शासक था बहराम शाह, उसको हरा दिया और गजनी के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसने गजनी शहर को खूब लूटा और उस शहर को पूरा तहस नहस कर दिया। इसी कारण जो आपका यह अलाउद्दीन हुसैन शाह है, इसको उपाधि दी जाती है जहान सोज की, अर्थात दुनिया को जलाने वाला। इसने गजनी शहर में बहुत उत्पात मचाया, पूरे शहर को इसने लूटा, पूरे शहर को इसने तहस नहस किया था। जैसे महमूद गजनवी ने मथुरा को लूटा, वृंदावन को लूटा, वहां के मंदिरों को जलाया, वहां के मंदिरों को तोड़ा, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, वहां से बहुत सारा धन लूटा, उसी तरह का कुछ घटनाक्रम गजनी शहर में भी हमको देखने को मिलता है। लेकिन इस बार इस घटना को अंजाम कौन दे रहा है? अलाउद्दीन हुसैन शाह, जो कि गौरी वंश से कनेक्टेड है। तो इस तरह से गौरी वंश एक विद्रोही के रूप में गजनवी साम्राज्य के बाद उदित होता है। लेकिन अभी भी जो सेल्जुकिड शासक थे वह अपना नियंत्रण बनाए हुए थे। जो गौरी लोग हैं यह चाहते थे जो खुरासन है, मर्व है, यह इनके नियंत्रण में आ जाए और वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्वयं को स्थापित कर पाए। लेकिन गौरियों के साथ हमको एक समस्या दिखती है कि जैसे गजनवी साम्राज्य के लोग अपने जनता से बहुत सारा टैक्स वसूल कर रहे थे, उसी की तरह गौरी साम्राज्य के लोग भी अपनी जनता से बहुत सारा टैक्स वसूल कर रहे थे। इसके कारण जनता इन पे विश्वास नहीं कर रही थी और
यह काफी अलोकप्रिय या काफी बदनाम राजाओं के रूप में वहां मिलते हैं। धीरे धीरे जनता विद्रोह करने लगी। जनता जो करों के बोझ से एक लंबे समय से दबी हुई थी, वह अब करों को सहन करने की स्थिति में नहीं थी। इसी के कारण जो इनका क्षेत्र था, वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रख पाना, अपने अधिकार को बनाए रख पाना, यह धीरे धीरे मुश्किल होता गया। इसी के कारण यह लगातार जो आस्कन नदी थी, उस नदी के उस पार की जनजातियों के साथ लगातार भिड़ते रहते थे। तो यहाँ द्वंद्व क्या चल रहा था कि उत्पादन के साधन इनके पास थे नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था को चलाए जाने के लिए इन्होंने किसी सिस्टम को एस्टेब्लिश नहीं किया था, कर संग्रह यह केवल करना चाह रहे थे। तो उन सारे घटनाक्रमों के कारण जो आम जनता थी, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ नहीं पा रही थी और अंततः इससे हमको दिखता है कि एक विद्रोह की स्थिति यहाँ बनी हुई है। अब जब ऐसे वंश को भारत जैसे देश के विषय में पता लगेगा कि कितना समृद्धशाली देश है, उत्पादन के कितने अच्छे साधन यहाँ पहले से ही स्टेब्लिश हैं। भले ही उत्तर भारत में द्वंद्व चल रहे थे, राजा एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन जो पुरानी व्यवस्थाओं से उत्पन्न संसाधन बने थे या जो व्यवस्था स्टेब्लिश हो चुकी थी उत्पादन के साधनों के लिए, व्यापार के लिए, वह सारी व्यवस्था उत्तर भारत में बनी हुई थी। क्योंकि इनका हमला हुआ था उत्तर भारत में, इसलिए हम उत्तर भारत की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। हालांकि ऐसी व्यवस्थाएं हमको दक्षिण भारत में भी मिलती हैं और वहां पे हस्तक्षेप नहीं होता है, तो एक लंबे समय तक प्राचीन भारतीय व्यवस्था वहां हमको बनी हुई मिलेगी। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्र के विषय में अगर हम समझें तो वहां पे व्यवस्था बनी हुई थी। यह जिस क्षेत्र से है, वहां आप देख रहे हैं कि उत्पादन के साधन नहीं है, जनता यहाँ पर परेशान है। धीरे धीरे जो गौरी वंश के लोग हैं, इनको समझ में आया कि यहाँ पर कोई प्रशासनिक व्यवस्था या अपने साम्राज्य को लंबे समय तक स्थापित कर पाना काफी कठिन काम है। तो इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार अन्य क्षेत्रों में करने का निर्णय लिया। 1163 ईस्वी में जो घुर का शासक था गियासुद्दीन, इसने अपने छोटे भाई मुइजुद्दीन मोहम्मद को गजना का राजा बना दिया और उसके बाद यह स्वयं मध्य और पश्चिम एशियाई मामलों को स्वयं देखने लगा। तो भाई को राजा बनाया कहाँ? गजना में, और स्वयं अपना फोकस ट्रांसफर किया मध्य और पश्चिम एशिया में। अब हम समझें कि जो 12वीं शताब्दी का काल है, अर्थात जब गौरी वंश का हमला होगा, तो उस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वह किस प्रकार की हमको मिलती है। हम स्थिति अगर देखें तो वही पुरानी व्यवस्था हमको मिलती है जो गजनवी साम्राज्य के समय दिख रही थी। यहाँ के राजपूत आपस में ही लड़ रहे थे, त्रिगुटीय संघर्ष हमने देखा था। तो उन सारी स्थितियों के कारण उत्तर भारत में कोई बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, एकता का अभाव था। हालांकि एक वंश हम देखते हैं चाहमान वंश, या जिसे चौहानों के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान, या जिन्हें राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, या फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वह इसी वंश से कनेक्टेड थे। तो चाहमानों का वर्चस्व था, एक शक्तिशाली राज्य के रूप में यह स्थापित थे। इनका नियंत्रण क्षेत्र दिल्ली, मथुरा, गुजरात और जो पूरा राजपुताना था वह इनके प्रभाव क्षेत्र में था और बहुत बड़े क्षेत्र पर इनका अधिकार था। चौहानों के एक राजा थे विग्रहराज, इन्होंने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी। 1151 ईस्वी में जो दिल्ली का क्षेत्र है वहां पर तोमर वंश था और इन्होंने तोमर राजाओं को पराजित कर दिया। इसके बाद जो दिल्ली और हांसी का क्षेत्र है, हांसी है आपका हिसार जिला हरियाणा में, यह आप ध्यान रखिएगा, यह झांसी नहीं है, यह हांसी है जो कि हिसार जिला हरियाणा में है। तो दिल्ली और हांसी के बीच का जो क्षेत्र है वह अब एक विवादित क्षेत्र बन गया। कैसे? जब तोमर वंश था दिल्ली में और गजनवी साम्राज्य अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार कर रहा था, तो उस समय भी यह क्षेत्र एक विवादित क्षेत्र था। इसके मध्य तोमरों के मध्य और गजनवी साम्राज्य के लोगों के मध्य। अब जो हो रहा है कि जो गजनवी साम्राज्य के बाद गौरी साम्राज्य स्थापित हो रहा है, यह भी गजनवी साम्राज्य के मार्गों का अनुसरण करेगा और भारत में प्रवेश करने का प्रयास करेगा। इसी कारण से जो यह हिसार का क्षेत्र है, अर्थात जो हिसार में हांसी का क्षेत्र है, यह एक विवादित क्षेत्र बन जाता है। इसी के कारण जो चौहान वंश था उसको गौरियों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। गौरी वंश से इसलिए भिड़ना पड़ा क्योंकि जो हिसार का हांसी है वह क्षेत्र एक विवादित क्षेत्र बन चुका था। दिल्ली पर नियंत्रण किसका स्थापित हो, यह भी कहीं न कहीं हमको दिखता है, और गौरी वंश अपना साम्राज्यिक विस्तार कर रहा था, तो उसके सामने सबसे बड़ी शक्ति थी चौहानों की। तो इसी कारण से यह हमको विवाद भी
मिलेगा। और इसके बाद 2-3 फेमस युद्ध आपको याद रखने होंगे। एक होगा तराइन का युद्ध, जो कि बहुत फेमस है। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, और तीसरा युद्ध आपको याद रखना होगा चंदावर का युद्ध, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। काफी डिटेल से हम समझेंगे तराइन के युद्ध को भी और उसके बाद चंदावर के युद्ध को भी। तो अभी हम समझ रहे हैं कि जो हांसी का क्षेत्र है यह एक विवादित क्षेत्र है। गजनवियों के शासनकाल से ही यह तोमरों और उनके बीच एक विवादित क्षेत्र था, और जब गौरी वंश आएगा तो चौहान जो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था तोमरों के स्थान पर दिल्ली में स्थापित कर चुके हैं, उनके मध्य एक विवाद हमको मिलेगा। चौहान वंश के राजा हमको मिलते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। 16 साल की उम्र में ही इन्होंने सिंहासन संभाला। एक बहुत बहादुर योद्धा थे, बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, कुशल नेतृत्वकर्ता थे। पूरे राजपुताना में एक बड़ा नाम था पृथ्वीराज चौहान का। इन्होंने सिंहासन संभालने के बाद जो राजपुताना था उसमें तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। इन्होंने कई राजपूत राज्यों को हराया और उनको अपने साम्राज्य में शामिल किया। जो खजुराहो के और जो महोबा के चंदेल शासक हैं, जिन्होंने भी खुद को राजपूत बताया था, इनके खिलाफ भी यह एक अभियान का नेतृत्व करते हैं और नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन 11वीं शताब्दी में हम देखते हैं जो चंदेल शासक हैं यह उत्तर और मध्य भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में हमको मिलते हैं। चंदेलों ने जो गजनवी वंश के लोग थे उनको भी टक्कर दी थी, तो एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में हमको चंदेल मिलते हैं। एक लंबे समय काल से यह प्रशासनिक व्यवस्था को संभाले हुए थे और शक्ति का सृजन लगातार कर रहे थे। इसलिए जब राजपूत वंश इन पर हमला करेंगे तो एक बहुत भयानक लड़ाई होगी। आपको नाम याद हो आल्हा और ऊदल का। आल्हा और ऊदल जो महोबा में युद्ध हुआ था उसमें लड़े थे चंदेल शासकों की तरफ से। चौहानों ने आक्रमण किया था कहां पर? महोबा पर, और चंदेल शासकों को पराजित करने का प्रयास किया था। उसी युद्ध में चंदेलों की तरफ से आल्हा उदल लड़ते हैं और अपनी वीरता का परिचय देते हैं। आल्हा उदल का नाम भी इतिहास में बहुत फेमस है। जब हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो को और इसका देखते हैं आल्हा खंड, तो आल्हा उदल के जो आल्हा खंड है यह बहुत फेमस है। आल्हा गायन की एक विधि है, या हम कह सकते हैं एक परंपरा है, एक व्यवस्था है गायन में। आल्हा गाया जाता है, तो उसमें इन आल्हा उदल का नाम या जो इनकी कहानियां हैं वह बहुत फेमस रूप से हमको मिलती हैं। बहुत प्रशंसनीय योगदान था इनका महोबा की लड़ाई में। लेकिन चौहान बाद में शक्तिशाली निकलते हैं और इसके कारण जो चंदेल वंश था वह यहाँ पर पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और लगभग समाप्ति की ओर चला जाता है। जो चौहान वंश के लोग हैं यह जो गुजरात के चालुक्य वंश के लोग थे, इनको भी हराने के आकांक्षी थे, अर्थात इनको भी यह हराना चाहते थे। अपने साम्राज्य का विस्तार गुजरात के क्षेत्र में भी करना चाहते थे। लेकिन चालुक्य शासक अभी शक्तिशाली थे और चौहान वंश के लोग इनके खिलाफ सफल नहीं हो पाए। इसके बाद चौहानों ने अपना क्षेत्र विस्तृत करना प्रारंभ किया। कहां पर? गंगा घाटी और पंजाब के क्षेत्र में। तो अपने साम्राज्य का विस्तार पृथ्वीराज चौहान कर रहे हैं। हमने देखा महोबा के क्षेत्र में अर्थात मध्य भारत के क्षेत्र में इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा, वहां सफल हुए। फिर इन्होंने गुजरात के क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा, वहां सफल नहीं हो सके। फिर आगे बढ़ते हैं गंगा घाटी में, पंजाब के क्षेत्र में, वहां पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। ये जो गंगा घाटी में साम्राज्य का विस्तार करने का घटनाक्रम है, इतिहासकारों में ऐसा मत है कि यही प्रमुख कारण था जो जयचंद से हमको पृथ्वीराज चौहान की शत्रुता दिखती है। या हम कहें कि जयचंद ने सहयोग नहीं किया था पृथ्वीराज चौहान का, उसका एक प्रमुख कारण हमको दिखता है। हालांकि ये कहानी भी है, अभी हम उसको समझते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को वह कहानी शायद पता हो, पर हम अभी एक रेफरेंस के लिए देख लेंगे। तो चौहान वंश और जो गहड़वाल वंश है, इनके मध्य एक शत्रुता हमको दिखती है। जो गहड़वाल वंश था यह कहां पर था? कन्नौज में, और यहाँ पर रहकर यह उत्तरी मैदानों पर शासन व्यवस्था को संभाल रहे थे। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं वह भी गहड़वाल वंश के नियंत्रण में थे और पृथ्वीराज चौहान गंगा के क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। इसी के कारण संभवतः दोनों के मध्य शत्रुता हमको दिखती है। लेकिन एक कहानी भी हमको इसके पीछे मिलती है। जो गहड़वाल सम्राट थे, इनकी एक बेटी थी संयोजिता। तो गहड़वाल सम्राट जयचंद की बेटी थी संयोजिता। संयोजिता का विवाह जयचंद स्वयंवर के माध्यम से करवाना चाह रहे थे, लेकिन कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से संयोजिता का
हरण कर लिया था और उसके बाद उनसे विवाह किया था। तो अपनी बेटी का हरण यह एक अपमान का कारण था जयचंद के लिए। तो एक कारण यह भी बताया जाता है। हालांकि जो सबसे मेन कारण है वह यह था कि पृथ्वीराज गंगा के क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और वही सबसे प्रमुख कारण था जिससे गहड़वाल वंश के राजा जयचंद इनसे शत्रुता रखते थे और जब मोहम्मद गौरी हमला करेगा तो जयचंद इनकी मदद नहीं करेंगे। कुछ इतिहासकार यहाँ तक मानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने जो हमला किया था उस हमले के पीछे भी कहीं न कहीं जयचंद का हाथ था। मतलब उसने गौरी वंश के राजा मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था, वह हम देखेंगे आगे। उधर हमने समझा मध्य एशिया में गौरी वंश का उदय हो चुका था और इनका राजा मोहम्मद गौरी जो भारत में आक्रमण करेगा और जिसका युद्ध होगा पृथ्वीराज चौहान से। हम समझें कि उसका उद्भव कैसे हुआ। तो गौरी वंश का जो राजा था गियासुद्दीन, इसने 1173 ईस्वी में गजना के सिंहासन पर इसको बैठाया था। गजनवी साम्राज्य के विषय में इसको पता था कि इसने भारत पर कैसे हमला किया, कैसे वहां से अपार संपत्ति यह लूट कर गया था। इसके अपने साम्राज्य में जो आर्थिक समस्या थी वह हमने समझ ली। कैसे कोई ठीक से प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं थी, आर्थिक उत्पादन के कोई साधन नहीं थे, टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ाया जा रहा था, जनता परेशान थी और विद्रोह करने का प्रयास भी कर रही थी। और जब इसको भारत के संसाधनों के विषय में पता लगता है तो एक अवसर के रूप में यह कोशिश करता है कि भारत पर आक्रमण करे और यहाँ के साम्राज्यों पर अधिकार करे। इसीलिए यह भारत पर आक्रमण करता है। धीरे धीरे यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता है। 1175 का काल आते आते जो मुल्तान का क्षेत्र था वहां पर इसने अधिकार कर लिया और यहाँ पे शासन किसका था? कर्माथियनों या जिन्हें कर्मातियों भी कहा जाता है। तो कर्माथियनों या कर्मातियों से इसने मुल्तान के क्षेत्र को जीत लिया। अब यह फिर आगे बढ़ेगा और भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करेगा। अगले कुछ वर्षों में इसने उच्च पर भी अधिकार कर लिया और फिर यह गुजरात की ओर आगे बढ़ता है और गुजरात में जो नहर वाला है वहां पर यह अधिकार करने का प्रयास करता है। अब हम समझे कि गुजरात के क्षेत्र में जो गौरियों का आक्रमण था उसका घटनाक्रम क्या है। गुजरात में हमने देखा था कि चालुक्य वंश का शासन था जिनसे पृथ्वीराज चौहान का भी द्वंद्व हुआ था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान सफल नहीं हो पाए थे। तो गुजरात में चालुक्यों का शासन है। गौरियों ने चालुक्यों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। चालुक्य वंश के लोगों ने माउंट आबू के पास इस गौरी वंश के लोगों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। युद्ध से पहले जो चालुक्य शासक हैं इन्होंने चौहानों से मदद मांगी थी कि मिलकर इनका सामना करना चाहिए, लेकिन चौहानों ने मदद नहीं की थी। उसका कारण अभी हमने पीछे देखा कि चालुक्य वंश और चौहान वंश के बीच एक द्वंद्वता थी, दोनों के मध्य एक प्रतिस्पर्धा थी। चौहान वंश के लोग चालुक्यों के क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे। इसी कारण से जब चालुक्य वंश ने चौहान वंश से अनुरोध किया कि वह गौरी वंश के खिलाफ उनकी सहायता करें तो चौहानों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी चालुक्यों ने गौरी को हरा दिया। गुजरात के क्षेत्र में हारने के बाद जो गौरी है इसने अपनी योजना बदली। इसको समझ में आया कि डायरेक्ट युद्ध करके यह जीत नहीं पाएगा और इसको किसी अन्य रणनीति के साथ युद्ध करना होगा, तभी यह कुछ हद तक सफल हो सकता है। इसलिए इसने क्या किया, जो उत्तरी पश्चिमी सीमा के क्षेत्र हैं जहां पर गजनवियों के लोग थे उनको इसने अपने अधीन करने का सबसे पहले प्रयास किया। 1169 से 80 ईस्वी के मध्य इन्होंने पेशावर के क्षेत्र में गजनवी साम्राज्य के लोगों को हरा दिया। उसके बाद 1181 ईस्वी में जो गजनवी शासक था खुसरू मलिक, इसको लाहौर के क्षेत्र में हराया और अब यह गजनियों के स्थान पर गौरी वंश की स्थापना करने लगे, अर्थात भारतीय क्षेत्र में। तो जब इनको चालुक्यों के सामने सफलता नहीं मिली तब इन्होंने क्या तय किया कि यह गजनवियों को ही सबसे पहले हराएंगे, कुछ क्षेत्र पर उनका शासन है उनसे नियंत्रण स्थापित करेंगे और फिर यह आगे बढ़ेंगे। हालांकि हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए जिस खुसरू मलिक को हराया था उसको लाहौर पर शासन करने की अनुमति दी गई थी। ऐसी व्यवस्था हमने गजनवी साम्राज्य के समय भी देखी थी। वह भी क्षेत्रों पर नियंत्रण करता था, वहां के राजाओं को हराता था और फिर उनको शासन करने की अनुमति भी देता था कि आप शासन करते रहिए। इसी तरह की व्यवस्था हमको गौरी वंश के साथ भी मिल रही है कि खुसरू मलिक को यह हराता है, कहां पर? लाहौर में, और उसके बाद भी शासन करने की अनुमति खुसरू मलिक को दे देता है। और कारण क्या है? जैसे कारण हमको गजनवी साम्राज्य के साथ मिल रहे थे कि पंजाब के क्षेत्र में और सिंध के क्षेत्र में यह अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहता था, तो कोई डिस्टरबेंस ना हो
उसके लिए जीते हुए क्षेत्र को उसी राजा के हवाले कर देना, जो एक परंपरा थी जहां से यह साम्राज्य उदित हुआ था वहां की, उसी का यह पालन करता है और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करने लगता है। हालांकि कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मलिक को मार दिया जाता है। तो इस तरह से हमने समझा कि गुजरात के क्षेत्र में कैसे गौरियों ने हमला किया, कैसे गौरी वंश का उदय हुआ, कैसे उसने गजनवी साम्राज्य को रिप्लेस किया, स्पेशली भारत के क्षेत्र में कैसे चालुक्यों के खिलाफ युद्ध हुआ, कैसे राजपूत वंश एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा हुआ था, क्या कारण था कि जो राजपूत शक्ति को और गौरी वंश को आपस में लड़ना पड़ा, कैसे गौरी वंश अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, उसके साथ साथ जो राजपूत वंश है वह भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। राजपूतों की विस्तारवादी नीति से कैसे जो आस पड़ोस के राजा थे वह धीरे धीरे नाराज होते जा रहे थे। जयचंद उसका एक एग्जाम्पल था। तो इस तरह से पूरी पृष्ठभूमि हमने समझ ली जो उस समय भारत में बनी हुई थी, और मध्य एशिया में भी जो परिवर्तन हो रहे थे उसको भी हमने समझ लिया। क्यों गौरी वंश के लोग भारतीय क्षेत्र पर हमला करते हैं, वह विचारधारा क्या थी जो इस हमले के पीछे काम कर रही थी, वह सब कुछ हमने समझ लिया है। आने वाले वीडियोस में इसको हम और डिटेल से कवर करेंगे। हम समझेंगे तराइन के युद्ध को और उस युद्ध के कारण जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम यह भी समझेंगे कि कैसे तराइन के युद्ध में राजपूत शक्ति पराजित हो गई, क्या वह प्रमुख कारण थे जो राजपूतों की पराजय का कारण बना। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।